नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी इतनी दिलचस्प है कि सुनकर आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, मोबाइल की बैटरी गर्म हो जाएगी और पड़ोसी कहेगा भाई टीवी में कुछ आया क्या। क्योंकि आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की उस बड़ी धांधली की जिस पर गोदी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आलस मत दिखाइए, गोदी मीडिया के एंकर नहीं है आप। और कमेंट में बताएं कहां से देख रहे हैं आप। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, कांग्रेस के 315 सांसदों ने वोट डाला, लेकिन रिजल्ट में सामने आए सिर्फ 300 वोट, यानी 15 वोट ऐसे गायब जैसे गर्मियों में दिल्ली की बिजली। सवाल उठता है, क्या ये 15 वोट सच में अवैध थे या किसी ने रात के अंधेरे में इन्हें हवा कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ये चुनाव रद्द हो सकता है? देखिए दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरा एनडीए का जमावड़ा वोट डाल रहा है। और यही लोग राहुल गांधी पर तंज कसते थे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो सब चुप क्यों हैं? अब किसी को दिक्कत नहीं? वाह भाई वाह, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। दोस्तों सवाल बड़ा साफ है, जब जनता पूछती है कि चुनाव ईवीएम से क्यों, तो भाजपा वाले गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जब बात उनकी अपनी कुर्सी की आती है तो वहीं भाजपा बैलेट पेपर पर पूरी श्रद्धा से टिक्का लगा रही है। तो क्या अब इनको बैलेट पेपर से कोई तकलीफ नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है? और आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलो अब आते हैं असली कहानी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हमारे सभी 315 सांसदों ने वोट डाला है, 100% वोटिंग हुई है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इंडिया गठबंधन को मिले सिर्फ 300 वोट, यानी पूरे 15 वोट गायब। अब सवाल यह है, क्या ये सारे के सारे 15 वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के ही रद्द हुए? दोस्तों ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और गौर कीजिए, रिजल्ट ऐसा आया, 452 वोट एनडीए के खाते में, 300 वोट इंडिया के खाते में और 15 वोट रद्द, यानी एनडीए जीता लेकिन मुश्किल से। अब यहां मजेदार बात सुनिए, एनडीए के पास कुल वोट पड़े 452, लेकिन उसके पास असली सपोर्ट सिर्फ 438 सांसदों का था, यानी 14 वोट ज्यादा कहां से आ गए? मतलब यहां भी क्रॉस कनेक्शन हुआ और विपक्ष के 15 वोट गायब। वाह क्या खेला है। दोस्तों ये वही भाजपा है जिसने पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 246 वोटों से जितवाया था, लेकिन इस बार उनके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीते सिर्फ 152 वोटों से, यानी आधी ताकत गई पानी में। साफ है, भाजपा की पीठ में गठबंधन का ऑक्सीजन सिलेंडर न हो तो ये सांस भी नहीं ले सकते। और अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। चुनाव परिणाम की घोषणा किसने की? राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने। अब नाम पर ध्यान दीजिए, मोदी, मतलब यहां भी मोदी वहां भी मोदी। अब जनता पूछ रही है, भाई ये कैसा संयोग है कि जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां मोदी नाम के लोग खड़े मिल जाते हैं? अब जरा इस गणित पर गौर कीजिए। संसद में कुल 781 सांसद हैं, उसमें से 767 ने वोट डाला, 15 वोट रद्द हो गए, 12 सांसद अनुपस्थित रहे। बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल वोटिंग से दूर रहे, यानी मोदी जी और अमित शाह तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे नंबर नहीं ला पाए। अब आते हैं उस धमाकेदार मोड़ पर जहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस के अंदर अब चर्चा चल रही है कि अगली बार अगर भाजपा को असली टक्कर देनी है तो किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारना होगा जो सीधा मोदी शाह की नींद उड़ाए। और दोस्तों यहां नाम आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। सोचिए जरा, अगर ओवैसी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो भाजपा का क्या हाल होगा? वही ओवैसी जिन पर भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि वे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अगर कांग्रेस उन्हें नॉमिनेट करती है तो भाजपा की पूरी रणनीति हिल जाएगी। दोस्तों ओवैसी का नाम आते ही गोदी मीडिया को अपच हो जाएगा, स्टूडियो में एंकर चीखेंगे ये देश विरोधी ताकतों का मिलन है, और भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे ये तो सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवैसी अगर उम्मीदवार बनते हैं तो अल्पसंख्यक, पिछड़े और हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कांग्रेस सच में ओवैसी को नॉमिनेट करेगी? दोस्तों राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं, और मौजूदा हालात देखकर लगता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ऐसा दांव चल भी सकते हैं, लेकिन यहां पर तंज भी बनता है। सोचिए, भाजपा वाले कहेंगे
देखो देखो, कांग्रेस ने ओवैसी को खड़ा कर दिया, अब देश टूट जाएगा। अरे भाई, देश इतने आसान से टूटने वाला नहीं। अगर देश ईवीएम के झटकों से, महंगाई की मार से, बेरोजगारी की आग से नहीं टूटा तो किसी के नॉमिनेशन से भी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, अब कहानी यहां से और सस्पेंस वाली हो जाती है। क्या ओवैसी अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? क्या कांग्रेस सच में ऐसा रिस्क लेगी? और अगर लेगी तो भाजपा का क्या होगा? दोस्तों, कहानी अब और रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि खेल सिर्फ 15 वोट का नहीं है, खेल उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र टिका है। अब आप सोचिए, संसद जैसा ऊंचा मंच जहां देश की किस्मत के फैसले होते हैं, वहां भी अगर धांधली की बू आने लगे तो आम जनता कैसे यकीन करेगी कि उनका एक एक वोट सुरक्षित है? चलिए पहले इन 15 वोटों की रहस्यमयी गुमशुदगी पर चर्चा करते हैं। नियम के मुताबिक वोट डालना बच्चों का खेल था। एक स्लिप थी, ऊपर नीचे नाम थे और पेन से टिक लगाना था। न ठप्पा न स्याही का झंझट। अब सवाल उठता है, भला सांसद जैसे अनुभवी लोग कैसे गलती कर सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि किस पर टिक लगाना है? या फिर यह गलती दरअसल जानबूझकर किया गया खेल था? यानी साफ साफ शक यहां जाता है कि ये वोट विपक्ष के ही थे और उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि भाजपा अपने नंबर गेम में सुरक्षित रह सके। वरना सोचिए, अगर ये 15 वोट भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ते तो मुकाबला और नजदीकी हो जाता। अब भाजपा की हालत समझिए। एक तरफ 452 वोट पाकर भी जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, लेकिन दूसरी तरफ उनके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2022 वाले चुनाव की तरह प्रचंड जीत इस बार नहीं मिली। इस बार उनकी हालत वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को पास तो कर दिया गया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स देकर। अब आते हैं विपक्ष पर। विपक्षी दलों को अब यह मुद्दा मिला है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाएं। राहुल गांधी और कांग्रेस पहले ही कह रहे थे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। भाजपा वालों ने तब मजाक उड़ाया था। अब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और 15 वोट रद्द हो गए तो सवाल यह है, अब भाजपा किसे दोष देगी, बैलेट पेपर को या खुद को? दोस्तों, यही तो राजनीति का मजा है। जो बात कल तक मजाक लगती थी, आज वही सवाल भाजपा की गले की हड्डी बन गया है। और यही मौका कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भुनाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर विपक्ष सड़क पर उतर गया, आंदोलन शुरू कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है, तो मोदी सरकार किस तरह बचाव करेगी? याद रखिए, यह चुनाव किसी पंचायत या नगर निगम का नहीं, देश के उपराष्ट्रपति का है। और अगर इस स्तर पर धांधली की चर्चा उठे तो लोकतंत्र की साख कहां बचेगी? यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है, असदुद्दीन ओवैसी का। अभी तक ओवैसी को भाजपा हमेशा वोट कटवा कहती रही है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे राजनीति करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना दें तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे भाजपा के पास नया नैरेटिव बनाने का मौका तो मिलेगा कि विपक्ष मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी मजबूत जवाब होगा। वो कहेंगे कि देश का संविधान सबका है और उपराष्ट्रपति पद पर हर समुदाय का अधिकार है। और इस तरह से विपक्ष एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देगा कि वो अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक दिलाना चाहता है। अब आप सोचिए, ओवैसी का चेहरा अगर टीवी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर आए तो भाजपा के दफ्तरों में कितनी घबराहट होगी। गोदी मीडिया के स्टूडियो में तो एंकरों की चीख सुनाई देगी, देश खतरे में है, अब तो कांग्रेस पाकिस्तान भेजना चाहती है। और भाजपा प्रवक्ता वही पुराना राग अलापेंगे, देश तोड़ने वाली ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक तंज तो बनता है। भाजपा को जब सत्ता चाहिए होती है तो वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेती है। बीजेडी, अकाली दल, बीआरएस, किसी के भी दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। लेकिन जब बात विपक्ष की आती है तो वही भाजपा दूसरों को देशद्रोही बताने लगती है। वाह हरी राजनीति। इसे कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों पर चेहरा मोदी जी का ही। अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर ये 15 वोट विपक्ष के रद्द हुए हैं तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कोर्ट जा सकते हैं, चुनाव रद्द करने की मांग कर सकते हैं। और अगर मामला कोर्ट तक गया तो भाजपा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट में बैलेट पेपर का रिकॉर्ड मौजूद होगा और वहां साफ हो जाएगा कि गलती कहां हुई। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र के सम्मान की। और अगर इस लड़ाई में विपक्ष मजबूत होकर खड़ा होता है तो आने वाले दिनों में भाजपा को और भी झटके लग सकते हैं। अब बात करते हैं जनता की। जनता अब यह सवाल पूछ रही है,
अगर सांसद जैसे लोग जो लाखों करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी सही से वोट नहीं डाल सकते तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। यानी या तो ये 15 सांसद वाकई में नासमझ थे या फिर उनके वोट जानबूझकर रद्द कराए गए। दोनों ही स्थिति में लोकतंत्र की इज्जत तार तार हो रही है। यहां मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये 15 वोट गलती से रद्द हुए या फिर ये सब पहले से तय स्क्रिप्ट थी, एक साजिश? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अब आते हैं भाजपा की मौजूदा स्थिति पर। 2022 में जगदीप धनखड़ को जिताने वाली भाजपा आज 2005 में आधे अंतर से जीत पा रही है। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है और अब हालत यह है कि बिना गठबंधन और क्रॉस वोटिंग के भाजपा जीत की कल्पना भी नहीं कर सकती। दोस्तों, यही वजह है कि कांग्रेस अब नए दांव सोच रही है और ओवैसी का नाम इसी दांव का हिस्सा है। अगर कांग्रेस ने ओवैसी को नॉमिनेट कर दिया तो ये चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहेगा, बल्कि ये चुनाव बन जाएगा भाजपा बनाम सब। और यही असली डर भाजपा का है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ 15 वोटों के रद्द होने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब इसे लेकर सड़कों पर उतरेगा? क्या यह लड़ाई संसद से निकलकर जनता के बीच पहुंचेगी? और क्या यह चुनाव भविष्य में भाजपा के लिए एक और राजनीतिक भूचाल लेकर आएगा? सोचिए, अगर विपक्ष यह मुद्दा पकड़कर आंदोलन छेड़ दे तो भाजपा की हालत क्या होगी? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सब एक साथ मंच पर खड़े होकर कहें कि उपराष्ट्रपति चुनाव धांधली से भरा था तो मीडिया चाहे चुप रहे, लेकिन जनता के कान खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जनता सवाल पूछने लगती है तब से सत्ता के महल हिलने लगते हैं। अब भाजपा की बौखलाहट पर गौर कीजिए। 452 वोट लेकर भी उनकी खुशी अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये जीत ताश के पत्तों जैसी है, ऊपर से चमकदार, अंदर से खोखली। उन्हें पता है कि विपक्ष ने अगर जोर लगाया तो अगली बार ये 452 का आंकड़ा 352 भी हो सकता है। और यही डर भाजपा को हर रात जगाए हुए है। यही कारण है कि अब भाजपा नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। कोई कह रहा है वोट रद्द होना सामान्य प्रक्रिया है। अरे भाई, सामान्य प्रक्रिया होती तो 15 वोट एक ही तरफ से क्यों रद्द हुए, भाजपा की तरफ से क्यों नहीं हुए? यहां तो सीधा गणित बता रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दोस्तों, अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। अगर कांग्रेस सच में ओवैसी को नॉमिनेट करती है तो इस चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। सोचिए, ओवैसी का नाम आते ही भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पलटवार करेगा। भाजपा सिर्फ एक ही समुदाय की राजनीति करती है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और यहां खेल और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ओवैसी का नाम सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी होगा। एक तरफ देश में लगातार अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो यह संदेश जाएगा कि भारत का लोकतंत्र सबका है, सिर्फ एक पार्टी का नहीं। अब सोचिए दोस्तों, अगर ओवैसी उपराष्ट्रपति बन गए तो संसद में बैठकर भाजपा को हर बार आईना दिखाएंगे और भाजपा वाले तो नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। ऐसे में अगर वे कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो भाजपा की हालत सोचकर ही मजा आता है। लेकिन राजनीति में मजाक भी जरूरी है। सोचिए, भाजपा के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, संसद खतरे में है, और उसी वक्त जनता हंसकर कहेगी अरे भाई, खतरा तो आपकी कुर्सी को है, देश को नहीं। अब मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे, अगर सांसदों के वोट तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे यकीन करेगी कि उसका वोट सुरक्षित है? यही तो असली चिंता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष अगर ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो जनता भी उसका साथ देगी। दोस्तों, ये चुनाव हमें एक बड़ी सीख देता है। पहली सीख, सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जनता की नजर सब पर रहती। दूसरी सीख, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने से। और तीसरी सीख, अगर हम चुप रहे तो हमारे अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, भाजपा आज बैलेट पेपर से चुनाव जीत रही है, कल को फिर ईवीएम पर लौट जाएगी और कहेगी फिर यही सबसे सुरक्षित है। लेकिन असली सवाल यह है, जनता कब पूछेगी कि यह दोहरा खेल आखिर कब तक चलेगा? अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। भाजपा ने भले ही यह चुनाव जीत लिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी ताकत आधी रह गई है। और विपक्ष ने चाहे सीधे तौर पर हार झेली हो, लेकिन उसने भाजपा की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। दोस्तों, अगली लड़ाई अब और बड़ी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने वाकई में ओवैसी को नॉमिनेट कर दिया तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा,
ये बन जाएगा मोदी शाह की सियासी रणनीति के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि ये 15 वोट सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर ये एक साजिश थी? और क्या आपको लगता है कि ओवैसी वाकई उपराष्ट्रपति पद के लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। और जाते जाते एक बात याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है। लोकतंत्र आपकी और मेरी भागीदारी से मजबूत होता है। अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो कल हमारी चुप्पी ही हमारे अधिकार छीन लेगी। इसलिए सवाल करते रहिए, सोचते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली पत्रकारिता वही है जो आपको सच्चाई दिखाए। जय हिंद।